स्वागत है। आज हम मन की उन अनजान गलियों में उतर रहे हैं। हाँ, वो गलियां जहां हमारे गहरे विचार, हमारी अनकही इच्छाएं और अनदेखे डर वो सब छुपे रहते हैं। हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाली एक किताब की, सिगमंड फ्राइड की अ जनरल इंट्रोडक्शन टू साइकोएनालिसिस, जो पहली बार 1917 में आई थी। जी हाँ। और ये किताब ये असल में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे बैठकर लिखा गया हो। ये तो फ्रॉइड के उन लेक्चर्स का संग्रह है जो उन्होंने 1915 से 1917 के बीच दिए थे वियना यूनिवर्सिटी में। अच्छा, जी और खास बात ये थी कि ये आम लोगों के लिए थे, है ना? मतलब अकादमिक लोगों के लिए नहीं। बिल्कुल। उनका मकसद था कि मनोविश्लेषण यानी साइकोएनालिसिस के जो उस वक्त के कह सकते हैं क्रांतिकारी और शायद थोड़े चौंकाने वाले सिद्धांत थे, उनको सरल भाषा में समझाया जाए। तो चलिए आज इस जबरदस्त प्रभावशाली सामग्री की गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज क्या है? फ्रॉइड के वो 3 बुनियादी आइडियाज आप कह सकते हैं जिन पर मनोविश्लेषण की पूरी इमारत खड़ी है। पहला, वो रहस्यमयी दुनिया, अचेतन मन, जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अचेतन मन, ठीक है। दूसरा, सपने, सपनों का वो मायाजाल और उनके छुपे हुए मतलब। और तीसरा? तीसरा, वो जिसे फ्रॉइड ने न्यूरोसिस कहा, मतलब वो मानसिक उलझनें, चिंताएं, जुनून जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉइड के हिसाब से ये चीजें कैसे जुड़ी हैं और हमारे व्यवहार और भावनाओं को पर्दे के पीछे से कैसे कंट्रोल करती हैं। और यह बात सिर्फ 100 साल पुराने विचारों की नहीं है ना? बल्कि ये देखना भी है कि क्या ये आज की इस भाग-दौड़ वाली जिंदगी में भी कोई मायने रखते हैं? क्या ये हमें एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी आज की चुनौतियों को समझने में मदद कर सकते हैं? सही बात है। और एक और पहलू। हाँ, भारतीय संदर्भ वाला। जी, क्या फ्राइड की बातों का हमारी योग, ध्यान, आत्ममंथन जैसी जो हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं, उनसे कोई कनेक्शन है, कोई जुड़ाव? चलिए इसी सवाल के साथ इस सफर पर निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं रोजमर्रा की चीजों से। ऐसी चीजें जो हम सबके साथ होती हैं, छोटी छोटी भूलें। जैसे? जैसे किसी का नाम ऐन मौके पर याद ना आना, या बोलते बोलते कोई गलत शब्द निकल जाना, जिसको लोग मजाक में फ्राइडियन स्लिप भी कह देते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। या चाबियां कहीं रखकर भूल जाना, अपॉइंटमेंट भूल जाना। हम अक्सर सोचते हैं अरे थकान है या ध्यान नहीं दिया। हाँ, बस यूं ही हो गया। पर फ्राइड कहते थे रुको जरा, ये शायद उतनी मासूम भूले नहीं है। हम्म यहीं पर फ्राइड का नजरिया एकदम अलग था, क्रांतिकारी था उस समय के लिए। उनका मानना था कि ये जो मानसिक त्रुटियां हैं, पैराप्रैक्सिस कहते थे वो इन्हें, मतलब जुबान की भूल, लिखने की भूल, याददाश्त की भूल, ये महज संयोग या दिमागी थकान का नतीजा नहीं है हमेशा। तो फिर क्या है? ये हमारे अवचेतन मन की खिड़कियां हैं जिनसे हमारी दबी हुई इच्छाएं, अंदरूनी संघर्ष या वो विचार बाहर झांकते हैं जिन्हें हम या तो खुद से छुपा रहे होते हैं या हमें पता ही नहीं होता कि वो हैं। कोई उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई अपने बॉस का नाम बार बार गलत ले रहा है, जबकि वो उन्हें अच्छे से जानता है। तो फ्रॉइड के अनुसार हो सकता है कि उसके मन में बॉस के लिए कोई दबा हुआ गुस्सा हो या असहमति हो, कोई नेगेटिव भावना हो जो इस भूल के जरिए बाहर आ रही है। एक तरह से कोड वर्ड है ये। लेकिन क्या हर भूल का इतना गहरा मतलब होता है? मतलब कभी कभी हम सच में थके हुए भी तो होते हैं, या ध्यान कहीं और होता है। बहुत अच्छा सवाल है ये। और नहीं, फ्रॉइड भी ये नहीं कहते थे कि हर भूल का कोई गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है। बिल्कुल, थकान, ध्यान भटकना, ये सब वजह हो सकती हैं। लेकिन उनका जोर इस बात पर था कि जब ऐसी भूलें बार बार हों या किसी खास कॉन्टेक्स्ट में हों या उनके पीछे कोई भावनात्मक पैटर्न सा दिखे, तो उन्हें बस संयोग कहकर टालना नहीं चाहिए। अच्छा। ये वो पल हो सकते हैं जब हमारा अवचेतन हमारे चेतन मन के पहरे को तोड़कर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हो। एक इशारा कि देखो, सतह के नीचे कुछ और चल रहा है। ये सुनकर मुझे भारत की ध्यान परंपराओं का ख्याल आ रहा है। जैसे विपश्यना में होता है ना, कि मन में जो भी विचार भावनाएं उठ रही हैं उन्हें बस देखो, बिना जज किए, एक साक्षी की तरह। क्या फ्राइड का इन गलतियों पर ध्यान देना कुछ वैसा ही है? अपने मन की अनजानी हरकतों को देखना। हाँ, एक स्तर पर समानता तो है, हालांकि लक्ष्य और जो पूरा ढांचा है वो अलग है। फ्रॉइड का फ्री एसोसिएशन मेथड भी कुछ ऐसा ही है, जिस पर हम शायद बाद में बात करेंगे, विचारों को बिना रोक टोक बहने देना। पर हाँ, दोनों ही मानते हैं, चाहे ध्यान हो या फ्रॉइड का विश्लेषण, कि हमारे चेतन मन के परे बहुत कुछ है जो हमें चला रहा है। वो बर्फ की चट्टान वाला उदाहरण। बिल्कुल। चेतन मन तो बस ऊपर का हिस्सा है, असली बड़ा हिस्सा तो पानी के नीचे है, अवचेतन।
वही हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारे व्यवहार को अनजाने में दिशा देता है। और फ्राइड के मुताबिक इन छोटी छोटी भूलों पर गौर करना उस छिपे हुए हिस्से को समझने का एक सीधा रास्ता हो सकता है, रोजमर्रा का रास्ता। चलिए अब मन के एक और रहस्यमय दरवाजे की बात करते हैं, जहां फ्राइड के हिसाब से हमारा अवचेतन और भी खुलकर खेलता है। सपनों की दुनिया। हाँ, सपनों की दुनिया। फ्राइड ने तो सपनों को अवचेतन तक पहुंचने का शाही रास्ता कहा था, द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। उनका मानना था कि हमारा हर सपना, चाहे वो कितना भी बेतुका लगे, उसका कोई न कोई गहरा अर्थ होता है। जी, उसमें हमारी वो इच्छाएं, डर, संघर्ष छिपे होते हैं जिन्हें हम जागते हुए दबा देते हैं या पहचानते नहीं। फ्राइड के लिए सपने मतलब रात में दिमाग की यूं ही चलती हुई फिल्म नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने सपनों के विश्लेषण पे बहुत काम किया, एक पूरा सिद्धांत बनाया। उनका कहना था कि सपने में हम जो देखते हैं वो सतही कहानी, मैनिफेस्ट कंटेंट जिसे कहते हैं, वो असल में छिपे हुए गहरे अर्थ का, लेटेंट कंटेंट का एक बदला हुआ प्रतीकात्मक रूप है। बदला हुआ रूप मतलब अवचेतन मन हमारी दबी हुई इच्छाओं को, खासकर ऐसी इच्छाएं जिन्हें समाज या हमारा नैतिक मन स्वीकार नहीं करता, उन्हें सीधे नहीं दिखाता। वो उन्हें प्रतीकों, रूपकों, अजीब घटनाओं में बदल देता है, ताकि वो चेतन मन के सेंसर को पार कर सकें। अच्छा, जैसे फ्रॉइड के विश्लेषण में सपने में उड़ना शायद आज़ादी की इच्छा का प्रतीक हो, या परीक्षा में फेल होना असल जिंदगी की किसी चुनौती के डर का। आपने पहले सांप का जिक्र किया था। फ्राइडियन विश्लेषण में वो अक्सर दमित यौन ऊर्जा या किसी खतरे का प्रतीक माना जाता है। हालांकि असली मतलब तो सपना देखने वाले के अपने अनुभव और भावनाओं पर निर्भर करेगा। तो फिर इन प्रतीकों को समझा कैसे जाए? क्या फ्रॉइड ने कोई डिक्शनरी टाइप बना दी थी कि सपने में ये दिखे तो मतलब ये है? नहीं, कोई यूनिवर्सल डिक्शनरी नहीं। उनका तरीका ज्यादा व्यक्तिगत था। उन्होंने कुछ तकनीकें सुझाई। पहला, सपने के अलग अलग हिस्सों या प्रतीकों पर ध्यान दो। दूसरा, उन प्रतीकों से जुड़ी अपनी भावनाओं और यादों को महसूस करो। वो प्रतीक आपके लिए क्या मायने रखता है। और तीसरा, फ्री एसोसिएशन का इस्तेमाल। सपने के किसी हिस्से को याद करके मन में जो भी आए, विचार, भावना, याद, बिना रोके, बिना जज किए उसे बहने दो। अच्छा, उनका मानना था कि इस प्रक्रिया से धीरे धीरे सपने के पीछे छिपे असली संदेश या इच्छा तक पहुंच सकते हैं। एक तरह की जासूसी है ये, अपने ही मन के सुरागों को जोड़कर मतलब निकालना। ये बात तो भारत की स्वप्न शास्त्र परंपरा से काफी मिलती जुलती लगती है, जहां सपनों को भविष्य का संकेत या देवताओं का संदेश या फिर इंसान की मानसिक और आत्मिक हालत का आईना माना जाता रहा है। और योग निद्रा जैसी तकनीकों में भी तो यही होता है, एक तरह से आधी नींद में जाकर अपने गहरे संस्कारों को देखना। बिल्कुल सही कहा आपने। लगता है मनुष्य हजारों सालों से सपनों के रहस्य को सुलझाने में लगा है, बस तरीके और नजरिया अलग रहे हैं। फ्रॉइड ने इसे एक मनोवैज्ञानिक ढांचा दिया, जबकि हमारी परंपराओं में इसका आध्यात्मिक पहलू ज्यादा मजबूत रहा है। पर मूल बात एक ही है। हाँ, मूल बात समान है। सपनों को बेकार न समझें, उन्हें नजरअंदाज न करें। वे आत्मज्ञान का, अपनी अंदरूनी दुनिया को समझने का एक महत्वपूर्ण जरिया हो सकते हैं। और इससे ही ये सवाल उठता है, क्या हमारे सपने, जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं या बेमतलब समझ लेते हैं, क्या वो वाकई हमें अपने बारे में कुछ ऐसा बता सकते हैं जिनसे हम जागते हुए अनजान हैं? मानसिक त्रुटियों और सपनों के बाद किताब का तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा है न्यूरोसिस पर। न्यूरोसिस, ये शब्द शायद आज हम सीधे तौर पर उतना इस्तेमाल न करें, पर ये उन मानसिक परेशानियों की तरफ इशारा करता है जिनसे आज भी लाखों लोग जूझते हैं। जी जैसे बेवजह की चिंता, एंग्जाइटी जो पीछा ही नहीं छोड़ती, जी या लंबे समय तक रहने वाली उदासी, डिप्रेशन, या किसी चीज का जुनून, ऑब्सेशन, या कोई अतार्किक डर, फोबिया। हाँ। और फ्राइड का सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे विवादास्पद सिद्धांत यही था कि इन न्यूरोटिक लक्षणों की जड़ें अक्सर हमारे अवचेतन मन में होती हैं, दबी हुई इच्छाओं में, खासकर बचपन की अधूरी इच्छाओं में, या अतीत के अनसुलझे भावनात्मक संघर्षों और ट्रॉमास में। अच्छा, तो ये लक्षण बस यूं ही नहीं आते? नहीं, उनका मानना था कि जब कोई तीव्र इच्छा या भावना, गुस्सा, यौन इच्छा, डर, हमारे नैतिक मन, सुपर ईगो या बाहरी सच्चाई, रियलिटी प्रिंसिपल से टकराती है और से दबा दिया जाता है, तो वो गायब नहीं होती, वो अवचेतन में चली जाती है और वहां से भेष बदलकर इन लक्षणों के रूप में बाहर निकलती है। कोई उदाहरण? जैसे बचपन में माता पिता से अगर अस्वीकार मिला हो, तो बड़े होने पर रिश्तों में लगातार असुरक्षा महसूस हो सकती है, बेवजह का डर लग सकता है,
या कोई दबा हुआ गुस्सा शायद माइग्रेन बनकर निकले या शरीर में कहीं और दर्द के रूप में। तो फिर इसका इलाज क्या है? अगर जड़ें इतनी गहरी और छिपी हुई हैं तो उन्हें ठीक कैसे किया जाए? फ्राइड का मानना था कि इलाज का रास्ता है इन दबी हुई चीजों को वापस चेतन मन की सतह पर लाना और उन्हें समझना। इसके लिए उन्होंने साइकोएनालिसिस की वो तकनीकें बनाई, जैसे फ्री एसोसिएशन। हाँ, आपने पहले जिक्र किया था। जी, मरीज आराम से लेटकर बिना सोचे समझे मन में जो भी आ रहा है बोलता जाता है, चाहे कितना भी बेतुका या शर्मिंदा करने वाला लगे। आइडिया ये था कि इस फ्री फ्लो में अवचेतन के सुराग धीरे धीरे सामने आएंगे। और दूसरी तकनीक ट्रांसफरेंस। हाँ, ट्रांसफरेंस। ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। इसमें मरीज अपने जीवन के जरूरी लोगों के प्रति, जैसे माता पिता, अपनी पुरानी अनसुलझी भावनाएं अनजाने में अपने थेरेपिस्ट पर प्रोजेक्ट करने लगता है। अच्छा। फ्रॉइड मानते थे कि इस ट्रांसफरेंस को समझकर उस पर काम करके मरीज अपने पुरानी भावनात्मक गांठें खोल सकता है। ये एक लंबी गहरी प्रक्रिया थी। लक्ष्य था लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि उनकी जड़ों को समझकर उनसे मुक्त होना। ये बात तो आज के समय में मेंटल हेल्थ के प्रति जो जागरूकता बढ़ रही है उससे बहुत गहराई से जुड़ती है। आज हम समझने लगे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य, और चिंता या अवसाद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और भारत में भी हम देखते हैं कि कैसे हजारों सालों से ध्यान, योग, प्राणायाम, यहाँ तक कि भक्ति और सत्संग, इन चीजों का इस्तेमाल मन को शांत करने, भावनाओं को बैलेंस करने और आत्मनिरीक्षण के लिए होता रहा है। ये तरीके भी तो कहीं ना कहीं मन की गहराइयों में छिपी उलझनों को समझने और उनसे ऊपर उठने में मदद करते हैं, भले ही उनका नजरिया फ्रॉइड से अलग हो। निश्चित रूप से। और यहाँ सबक यही है, चाहे फ्रॉइड के नजरिए से देखें या भारतीय ज्ञान परंपराओं से, कि अपनी मुश्किल भावनाओं को, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, उदासी, उन्हें स्वीकार करना और उनके स्रोत को, उनकी जड़ों को हिम्मत से खोजना, यही हमें उनसे मुक्त होने की तरफ ले जा सकता है। उन्हें दबाने या उनसे भागने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि और बिगड़ जाती हैं, शक्तिशाली हो जाती हैं, जैसा फ्रॉइड ने न्यूरोसिस में देखा। तो अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें, हाँ, तो ये फ्राइड के पूरे काम का एक केंद्रीय संदेश है। आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, उसकी परिवर्तनकारी शक्ति, खुद को जानना, अपने मन की गहराइयों को, अपनी असली इच्छाओं और डरों को जानना, यही बदलाव की और एक ज्यादा संतुलित, प्रामाणिक जीवन जीने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस किताब के मुख्य संदेश क्या होंगे जिनसे सुनने वाले कुछ खास बातें अपने साथ ले जा सकें? मेरे ख्याल से 4 मुख्य बातें निकल के आती हैं। पहला, ये समझना कि हमारा जो चेतन व्यवहार है, हमारी पसंद, नापसंद, हमारे रिश्ते, ये सब काफी हद तक हमारे अवचेतन मन में चल रही अनकही कहानियों, छिपी इच्छाओं, पुराने डरों से प्रभावित होते हैं, भले हमें पता ना चले। हम उतने लॉजिकल नहीं है जितना हम सोचते हैं। बिल्कुल। दूसरा, सपनों को गंभीरता से लेना, वो कूड़ा नहीं है, वो हमारे मन की गहराइयों का नक्शा हो सकते हैं। उन्हें समझने की कोशिश हमें खुद के करीब ला सकती है। तीसरा, भावनाओं को दबाना, खासकर बचपन के तीव्र अनुभवों को, वो खतरनाक हो सकता है। ये दबी हुई ऊर्जा बाद में मानसिक या शारीरिक समस्याओं के रूप में भी निकल सकती है, जिसे आजकल साइकोसोमैटिक इलनेस कहते हैं। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, आत्मजागरूकता ही कुंजी है। अपने मन के अंधेरे कोनों में झांकने का साहस करना, अपनी बुरी समझी जाने वाली इच्छाओं और भावनाओं को भी स्वीकार करना, खुद को गहराई से समझना, यही व्यक्तिगत विकास का रास्ता है। और जैसा हमने बात की, ये विचार 100 साल बाद भी पुराने नहीं हुए हैं, बल्कि आज की दुनिया में जहां तनाव, अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन इतना बढ़ गया है, फ्रॉइड के बुनियादी विचार हमें अपनी मानसिक हालत की जड़ों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा देते हैं। बिल्कुल। और भारतीय संदर्भ में तो इसकी प्रासंगिकता और भी गहरी हो जाती है। योग और ध्यान की परंपराएं हजारों सालों से मन की परतों को खोलने, वृत्तियों को समझने, साक्षी भाव विकसित करने की बात करती आई हैं। भगवद गीता का उदाहरण आपने दिया था। हाँ, भगवद गीता पूरा ज्ञान ही अर्जुन के विषाद, उसके अंदरूनी संघर्ष और फिर आत्मज्ञान से उस संघर्ष से ऊपर उठने पर आधारित है। ये फ्रॉइड के अवचेतन संघर्ष और आत्म जागरूकता से उसके समाधान के विचार से कितना मिलता जुलता है। फ्रॉइड पश्चिम में वैज्ञानिक भाषा में जो कह रहे थे, भारत में ऋषियों ने उसे आध्यात्मिक भाषा में सदियों पहले कहा था। फ्रॉइड के विचार हमें अपने अंदर के उस अंधेरे या अस्वीकार्य हिस्से को भी बिना डरे देखने और स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं।
उसे समझे बिना हम पूर्ण नहीं हो सकते। इसमें तो कोई शक नहीं कि अ जनरल इंट्रोडक्शन टू साइकोएनालिसिस एक अकादमिक किताब से कई ज्यादा साबित हुई। इसने मनोविज्ञान को आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बना दिया। फ्रॉइडियन स्लिप, ईगो, इड, सुपर ईगो, कॉम्प्लेक्स, ये शब्द हमारी भाषा में आ गए। जी हाँ। और इसका असर सिर्फ मनोविज्ञान पर ही नहीं, बल्कि साहित्य, कला, सिनेमा। आपने फाइट क्लब का जिक्र किया था। हाँ, जो अवचेतन और दोहरे व्यक्तित्व का एक जबरदस्त चित्रण है। और पूरे पश्चिमी समाज की सोच पर बहुत गहरा असर पड़ा। ये बिल्कुल सच है। फ्राइड ने विचारों की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया था। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि उनके सभी विचारों को समय की कसौटी पर खरा नहीं पाया गया या उन्हें बिना आलोचना के स्वीकार नहीं किया गया। खास तौर पर वो यौन इच्छाओं वाला पहलू। हाँ, खासतौर पर मानव व्यवहार के पीछे यौन इच्छाओं और बचपन के अनुभवों पर उनके अत्यधिक जोर को लेकर काफी विवाद रहा। तीखी आलोचना भी हुई। कई लोगों ने उनके सिद्धांतों को अवैज्ञानिक माना, जिसे टेस्ट नहीं किया जा सकता, और सांस्कृतिक रूप से भी सीमित माना कि ये यूरोपीय मध्यवर्गीय समाज पर ज्यादा आधारित हैं। उनके अपने ही कई शिष्य जैसे कार्ल युंग, अल्फ्रेड एडलर, वो उनसे अलग हो गए। उन्होंने अपने अलग सिद्धांत बनाए। तो क्या आज फ्रॉइड को पढ़ना सिर्फ ऐतिहासिक रुचि का विषय है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। आलोचनाओं के बावजूद फ्रॉइड की कुछ बुनियादी देने आज भी मनोविज्ञान की नींव का हिस्सा हैं। अवचेतन मन की अवधारणा, मतलब ये आइडिया कि हमारे व्यवहार के पीछे ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिनका हमें पता नहीं, ये आज भी सेंट्रल है। बचपन के अनुभवों का असर। हाँ, कि बचपन के अनुभवों का वयस्क व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है, ये भी सब मानते हैं। रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म्स का उनका सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। और सबसे बढ़कर आत्म जागरूकता और थेरेपी के जरिए दमित भावनाओं को सतह पर लाकर उनसे डील करने का विचार, ये आज भी कई तरह की साइकोथेरेपी का आधार है। और ये किताब उन्होंने लिखी कैसी थी? मतलब इसका आधार क्या था? ये जानना भी दिलचस्प है कि ये किताब हवा में नहीं लिखी गई थी। ये फ्रॉइड के सालों के क्लिनिकल काम पर आधारित थी, उनके अनगिनत मरीजों के विश्लेषण पर, जिन्हें वो केस स्टडी के रूप में बताते थे। उस समय के न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान के जो नए अध्ययन हो रहे थे, जैसे उनके टीचर शार्को का हिस्टीरिया पर काम या उनके साथी ब्रॉयर का टॉकिंग क्योर, और उनके अपने आत्मविश्लेषण पर भी। और उन्होंने ये सब एक ऐसे दौर में पेश किया, विक्टोरियन युग, जो भावनाओं, खासकर यौनिकता के दमन के लिए जाना जाता था। तो एक तरह से ये उस दमनकारी समाज पर टिप्पणी भी थी। बिल्कुल। ये किताब कह रही थी कि जिसे तुम दबाते हो वो तुम्हें अंदर से बीमार कर सकता है। और फ्राइड ने इन विस्फोटक विचारों को जानबूझकर सरल लेक्चर वाली शैली में लिखा, ताकि वो सिर्फ विशेषज्ञों तक सीमित ना रहें। तो इस पूरी गहरी और लंबी चर्चा से हम अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए क्या सीख निकाल सकते हैं? मेरे विचार में सबसे बड़ी सीख है अपने अंदर की दुनिया के प्रति जिज्ञासु बनना। अपने मन के अनजान हिस्सों, अपने अवचेतन को दुश्मन या डर की चीज ना माने, उसे समझने की कोशिश करें। अपनी छोटी छोटी भूलों पर ध्यान देना। हाँ, कभी कभी गौर करना, शायद उनमें कोई पैटर्न या संदेश छिपा हो। सपनों को यूं ही ना भूल जाएं। कभी उनके मूड, उनकी भावनाओं, उनके अजीब प्रतीकों पर सोचें। शायद वो हमारी किसी अनकही जरूरत या डर की तरफ इशारा कर रहे हों। और मुश्किल भावनाओं को स्वीकार करना। बिल्कुल, खासकर जिन्हें हम नेगेटिव मानते हैं, उन्हें महसूस करने की हिम्मत जुटाना और जरूरत पड़ने पर मदद लेने से नहीं हिचकिचाना। और सबसे बढ़कर अपने मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही अहमियत देना जितनी हम शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं। खुद को जानना एक लगातार चलने वाली यात्रा है, और फ्रॉइड ने हमें उस यात्रा के लिए एक नक्शा जरूर दिया, भले ही वो अधूरा और विवादास्पद हो। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज के इस गहन चर्चा को समाप्त करते हैं। चलते चलते श्रोताओं के लिए एक विचार छूट जाते हैं। फ्रॉइड ने हमें सिखाया कि हमारे मन की सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा होता है। अगली बार जब आपसे कोई ऐसी भूल हो जाए जो आपको अजीब लगे, या कोई ऐसा सपना याद रह जाए जो आपको झकझोर दे, या कोई ऐसी भावना या डर बार बार परेशान करे जिसका कोई सिरा न मिल रहा हो, तो उसे महज ऐसे ही कहकर टालने की बजाय एक पल रुककर सोचिएगा, क्या यह मेरे अवचेतन का कोई संदेश हो सकता है? क्या यह मुझे मेरे किसी गहरे हिस्से से मिलाने की कोशिश कर रहा है? इस सवाल पर विचार करना शायद खुद को और गहराई से जानने का और अपनी जिंदगी को ज्यादा होशपूर्वक जीने का एक नया